श्री पिरूज खंबाटा जी, श्री अरविंद दास, श्री विलास शिंदे और कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े मित्रों को आज के अधिवेशन में बहुत स्वागत। भारत की इकोनॉमी वापस पटरी पर आ रही है। जिस प्रकार हमारी इंडस्ट्री के लोग साथ मिलकर चुनौतियों और अवसर पर काम कर रहे हैं, आज तक मैंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा। हर राज्य और केंद्र की सरकार भी हर संभव मदद प्रदान कर रही है। नई नीतियां हमें सुचारू रूप से 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के सक्षम और समृद्ध भारत के मार्ग पर अग्रसर कर रही है। ये समय बहुत कठिन रहा और हम सब ने बहुत कठिनाइयां पर्सनल लेवल पे भी झेली हैं, पर ऐसे साथ मिलकर कंधे से कंधा लगाकर अपने ट्रेड को साथियों के साथ और सरकार के साथ काम करने का मौका मुझे पहली बार मिला और शायद आगे न मिले। हर एक कह रहे हैं 3 इंडस्ट्री बहुत अच्छा करी है ऐसे समय पर और आगे भी करती रहेगी। उनमें से फूड और फूड प्रोसेसिंग अग्रसर है। इस समय हम यहाँ पे CII वेस्टर्न रीजन रूरल अर्बन रीबैलेंस की बात कर रहे हैं। कैसे हमारे जो टाउन जहाँ 50,000 से 5 लाख के पॉपुलेशन है, वो सब की ग्रोथ हो, तरक्की हो और अर्बनाइजेशन हो। पर मैं ये देख रहा हूँ कि आज हमारे जो बड़े शहर हैं उनको सपोर्ट मिल रहा है छोटे टाउन से, गांव से, और उन्होंने हमारे FMCG की सेल्स को आगे बढ़ाया है। ये हमारा फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर ने हमको पहले 3 महीने बहुत संभाल के रखा और अब हम आगे बढ़ के कैसे जो करीब 40% वेस्ट होते हैं हमारे, उनको कैसे बचाएं और इस ट्रेड को और आगे ले जाएं। इंडिया को किस प्रकार $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना सकते हैं जल्दी से जल्दी। मैं अपने एक उदाहरण शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पर हम 35,000 किसानों के साथ में जुड़े हुए हैं, जैविक कपास पे काम करते हैं और एक प्रोडक्ट जो हम झाबुआ के अंदर में एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन, जिसे वसुधा प्रीमो हम कहते हैं, उस पे काम कर रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से। और हमारे कस्टमर्स जो हैं उन्होंने भी साथ मिलके जो हमारा काम किया। 600 किसान के साथ एक पायलट हमने शुरू किया था और 2 साल में उनकी इनकम जो है 60% बढ़ गई। अब वो इस वर्ष हमने 1500 किसान के साथ किया, मैरीगोल्ड के ऊपर में काम किया, जहाँ सिर्फ कपास पे काम कर रहे थे, रेन फेड इरिगेशन की जगह थी। वहां पे किसान की तरक्की दिन दुगनी हो रही है। हमें दिख रहा है कि इस समय कुछ चुनौतियां भी हमारे सामने हैं और उन चुनौतियों को हम कैसे सही तरीके से समझ सकते हैं, उन पे क्या काम करने की जरूरत है, क्या कंफ्यूजन है, क्या हमारी इंडस्ट्री की जरूरत है, उनके ऊपर में श्री पिरूज खंबाटा जी, रसना के चेयरमैन और CII वेस्टर्न रीजन के पास्ट चेयर, वो हमसे बात करेंगे। With this, I would like to welcome you, Shri Piruz Bhai. Thank you very much, Mr. Chaudhary. And I'm very happy that I'm sharing this audio, this whole today with Mr. Arvind Das and Mr. Vilas Shinde. And आज का जो टॉपिक है वो बड़ा टॉपिकल है। कोई भी मीडिया खोल दो, बात हो रही है आज के जो एग्री लॉ है उससे क्या होने वाला है, उससे क्या एग्री रिफॉर्म होने वाले हैं, और आत्मनिर्भर भारत। तो आज का टॉपिक बढ़िया है। तो आज मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है जो आप लोगों से शेयर करूंगा, और उसका जो मेन ढांचा ये है कि पहले मैं ये शेयर करूंगा कि ये कोविड में कैसे हमने अपॉर्चुनिटी लेके आत्मनिर्भर भारत में गवर्नमेंट ने क्या क्या किया हुआ है, क्या क्या रिफॉर्म किए जो एग्री से जुड़े हैं, प्रोसेसिंग से जुड़े, इंडस्ट्री से जुड़े हैं, और ओवरऑल नंबर 2 क्या नहीं किया है और मेरे हिसाब से और जो एक्सपर्ट मानते हैं उनके हिसाब से क्या करना चाहिए। और तीसरा पार्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि इंडस्ट्री, फार्मिंग कम्युनिटी, हम सबको क्या करना चाहिए। गवर्नमेंट तो सब कुछ कर रहा है, हमको क्या करना चाहिए।
तो ये 3 पार्ट में प्रेजेंटेशन है और उसका मैंने एक टाइटल बनाया है, हाउ टू रिवाइव एफएमसीजी, स्पेशली फूड एफएमसीजी अंडर आत्मनिर्भर भारत। और ये पूरा कोरोना क्राइसिस में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो विजन रहा है, वो विजन है जो मैं हमेशा उसकी प्रशंसा करूंगा और हमेशा बोलता भी आया हूं कि वी नीड ए सेल्फ रिलायंट इंडिया, स्टैंडिंग ऑन पिलर्स ऑफ इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी, पावर यूटिलाइजेशन। और ये करके इन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया है आत्मनिर्भर भारत, और आज सब उसकी बात कर रहे हैं। आज उसके कॉमन आदमी बात कर रहा है, चेयरमैन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी बात कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, सेल्फ रिलायंट इंडिया। ये एक मिशन पे आज पूरी कंट्री आगे बढ़ रहा है और यही मिशन पे हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि मेरे हिसाब से इसके 2 मेन पहलू है। एक, कैसे हम सेल्फ रिलायंस लाए, पर वो अकेला नहीं है। सेल्फ रिलायंस मतलब इंपोर्ट कैसे कम करें, हम अपने पैर पे कैसे खड़े रहे, एंड मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, और एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी में आत्मनिर्भर भारत। जो मैंने कहा पैकेज, हुआ गवर्नमेंट ने बहुत कुछ अनाउंस किया, 3 लाख कोलेटरल एमएसएमई के लिए, एमएसएमई का डेफिनेशन को रिवाइज किया है, ग्लोबल टेंडर में इंडियनों को पहला प्रेफरेंस दिया है, एमएसएमई ड्यू 45 दिन में क्लियर हो जाएंगे, मेक इन इंडिया की तरफ डिफेंस में और गवर्नमेंट में मेक इन इंडियन कंपनीज को ज्यादा फायदा मिलेगा, प्राइम मिनिस्टर का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, खादी विलेज के डेवलपमेंट, अपग्रेडेशन के डेवलपमेंट की स्कीम, मार्केटिंग प्रमोशन स्कीम, एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्कीम फॉर फंड रेजुलेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, डेयरी, हनी, फिशरी की स्कीम है, 30,000 एडिशनल फार्मिंग नबार्ड के थ्रू दे दिया, 2 लाख स्पेशल बूस्ट पीएम किसान, एनिमल हस्बेंड्री, 1 करोड़ एग्री फंड निकाला हुआ है। और ये फंड का जो मेन आइडिया ये है कि जो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एपीएमसी है, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कैसे सक्षम किया जाए। तो एक बाजू हम जब कह रहे हैं कि हम एग्री मार्केट फ्री कर रहे हैं, वो जो एग्जिस्टिंग एग्री मार्केट है उसको भी कैसे कैपिटलाइज किया जाए, कैसे उसमें पैसा लगाया जाए, उसमें भी ध्यान दिया है। हर्बल कल्टीवेशन, ऑर्गेनिक, ये सब पे जोर दिया है, बिकॉज यही चीज आप ज्यादा पैसा देगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे हिसाब से अनाउंसमेंट किए हैं, जो थोड़े मुद्दे में, इसलिए मैं 2-3 मिनट लूंगा। एक है चेंज इन एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। आप कोई चीज को स्टॉक करो, कोई ज्यादा स्टॉक करो, मैन्युफैक्चर हो, तो उसको जो एक्ट लगता है उसमें चेंज करके उसमें रिफॉर्म लाया है, जो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर की बहुत पुरानी डिमांड है। एपीएमसी मार्केटिंग रिफॉर्म, जो मेरे हिसाब से सबसे बड़े उसके 3-4 फायदे आपको सब गिनाऊंगा। नंबर 1, चॉइस मिलता है। कोई ये नहीं कहता कभी यार्ड बंद हो रहे, एपीएमसी बंद हो गया। फार्मर को चॉइस है, वो यार्ड में चला जाए जाना हो तो, और प्राइवेट यार्ड में चला जाए, डायरेक्ट फार्मर को बेच देवे, खुद एक्सपोर्ट कर देवे, एक्सपोर्टर को बेच देवे, उसको प्रोसेस करके बेचे, प्रोसेसर को बेचे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीस है, कि आज इफ यू आर मेकिंग ए प्रोडक्ट फॉर द टेबल वेराइटी, आपको एक एश्योर्ड प्राइस कब मिले नहीं मिले, आप एक स्पेशल प्रोसेसेबल वेराइटी बनाइए, जैसे कि पोटैटो की चिप्स के लिए आप चिप वाले बैठे, उनसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अंडरस्टैंडिंग किए, वो आपको एडवांस देगा, वो आपको इनपुट देगा, आपको ज्यादा वैल्यू फॉर क्रॉप मिलेगा, डबलिंग फार्मर्स इनकम होगा। ये मेरे हिसाब से एक पैकेज होना चाहिए। तो एक समरी ये है कि कैसे हम रिवाइव करें अपने आप को आत्मनिर्भर भारत से, रूरल, इकॉम, वोकल, इनोवेशन, विजिबिलिटी और एक्सपोर्ट लेके। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो मिशन लिया है आत्मनिर्भर भारत का, उसके पार्ट बन जाए, उसके पार्ट बन जाए विद फोकस कि इंडिया को हम और 4-5 साल में फुल्ली डेवलप बनाए, हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो वो बढ़े, माल न्यूट्रिशन हो बढ़े। जो रूरल अर्बन डिवाइड है, वो क्यों रूरल अर्बन डिवाइड बना? क्योंकि पर कैपिटा इनकम अर्बन में बढ़ गया, अपॉर्चुनिटी आ गई, रिफॉर्म हो गए। रूरल में ये हो सकता है और यही अपॉर्चुनिटी है, उसको लेवे हम अपॉर्चुनिटी, और ये रूरल अर्बन डिवाइड हमेशा के लिए खत्म करे, और ये गवर्नमेंट का पैकेज और आत्मनिर्भर भारत कर सकता है। थैंक यू वेरी मच, और आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर मिस्टर अरविंद दास ऑल्सो, मिस्टर चौधरी ऑल्सो, मिस्टर विलास शिंदे, एंड आई एम श्योर थोड़े जो क्वेश्चन होंगे, अगर ऑर्गेनाइजर रखे तो हम लोग थोड़े क्वेश्चन भी आंसर करेंगे। आई एम हियर ओनली, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द स्पीचेस ऑफ माय कलीग्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पीयूष भाई, वेरी इनकरेजिंग, सुन के मजा आ गया, वापस से जोश भर गया। और इसी के साथ में मैं मिस्टर अरविंद दास को नेक्स्ट सेशन के लिए इनवाइट करता हूँ।
Thank you, Shreyas ji. Thank you. That's a very good, well-rounded, बड़ी अच्छी बात की है फिरोज खम्बाटा जी. अच्छा लगा आपको इस मंच में देख के. ऑलवेज मतलब बेधड़क बोलते हैं जो सही है देश के लिए, जो सही है इकोनॉमी के लिए, आप वॉइस करते रहे हैं. आपके साथ यहाँ इस मंच में जोड़ने का हमारी मतलब मैं आई एम वेरी लकी एंड ऑनर्ड. और जो मेरी नमस्कार एवं प्रणाम उस साथियों जो इस मंच पे जुड़े हैं, अभी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं. पहले जैसे फिरोज भाई बात कर रहे थे आत्मनिर्भर, उसके मतलब क्या है? मतलब है सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ सफिशिएंट. इसके बाद थोड़ी सी मैं बात करूंगा, लेकिन फिरोज भाई ने ये भी बोला कि ये जो आत्मनिर्भर भारत है ये 5 पिलर पे खड़ी है. ये 5 पिलर के जो रोल है ये बहुत अहम है, और हर रोल में हर एक स्टेक होल्डर की बहुत मतलब स्टेक होल्डर को बहुत काम करनी चाहिए, और उसके ऊपर जो भी पॉलिसी आती है उस हिसाब से क्या बेनिफिट लिया जाए जो स्टेक होल्डर के बेनिफिट हो एंड जो देश के लिए अच्छा हो, इसका जो इंटरनेशनल मार्केट में जो इमेज है, जो बिजनेस है, उस पर फायदा हो. मैं एक सवाल करता हूं, ये जो कॉल है, ये जो है आत्मनिर्भर भारत, ये क्यों है? अगर आप देखेंगे, आज जो देखेंगे करीब 137 करोड़ पॉपुलेशन है भारत की. इससे इनको जो फूड चाहिए, ये करीब करीब जो हम अभी बनाते हैं, जो राइस है, जो व्हीट है, शुगर है, स्पाइसेस है, एवरीथिंग, डेयरी है, हर चीज में हम काफी आगे हैं. जैसे आप देखेंगे हम डेयरी में नंबर 1 है. 22% वर्ल्ड का दूध प्रोडक्शन हम करते हैं. नेक्स्ट सेकेंड बेस्ट इज यूएस विच इज 12% ओनली इन द वर्ल्ड. बट हम एक्सपोर्ट कितना करते हैं? हार्डली एनीथिंग. इसी हिसाब से देखेंगे हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस हम नंबर 2 है वर्ल्ड में. नंबर 1 चाइना है. चाइना की एक्सपोर्ट देखिए, और हमारी एक्सपोर्ट, हमारी प्रोसेसिंग ही नहीं कर पाते 6-7% से ऊपर. एक्सपोर्ट तो छोड़िए. तो सब जाके में हम बात कर रहे हैं कि हम नंबर 1 नंबर 2 है. स्पाइसेस में हम काफी आगे हैं, उसके पर भी बात करेंगे. लेकिन आप देखिए, अगर यूएन की डेटा देखिए, 2050 में हमारा जो पॉपुलेशन होगा करीब करीब 164 करोड़ होगा. करीब करीब 27 करोड़ पॉपुलेशन हम ऐड करेंगे आज और 2050 के बीच में. उनके लिए भी खाद्य उत्पादन होना चाहिए, और जो उत्पादन हम करें जो चाहिए. जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी क्या है कि जरूरतें जो है न्यूट्रिशन फूड, प्रोटीन रिक्वायरमेंट, ये जो है हमारी नॉलेज अबाउट इम्यूनिटी ये बढ़ती है, और ये कोविड के चक्कर में और ज्यादा इसकी नॉलेज लोगों की प्राप्त हुई है. तो वो प्रोडक्शन करें जिसमें देश के स्वास्थ्य, सबके स्वास्थ्य भला अच्छा रहे, और जिसके वजह से जो हमारी इन्वेस्टमेंट और हेल्थ सेक्टर है वो कम रहे. तो इसके लिए अभी अगर आप देखेंगे 140 मिलियन हेक्टेयर जमीन आपकी एग्रीकल्चर में है, जिसमें ओनली 64.7 मिलियन हेक्टेयर जमीन आपकी सिंचाई के अंडर है. जब ये जो हम करेंगे अभी 164 करोड़ जनता के लिए प्रोडक्शन चाहिए, इसके लिए हमको हमारी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है ये यही है. उसके साथ देखेंगे उसको प्रोडक्शन करने के लिए आज की तारीख में हमारे जो चैलेंज चालू हुआ है, एक तो है इरिगेटेड लैंड, दूसरी है कि प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाया जाए ताकि उसके कम लैंड में हम ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए. जो रिक्वायरमेंट है वो करीब 350 मिलियन टन आपके ग्रेन की जरूरत पड़ेगा, जो आज की तारीख में 230 मिलियन टन की है. तो हम बात कर रहे हैं पानी की समस्या. हम जो जैसे अभी प्रधानमंत्री ने चालू किया, एक मिशन मोड में चालू किया, पर ड्रॉप मोर क्रॉप. ये जो चीजें ये जो चैलेंजेस आएंगे, क्लाइमेटिक चेंज कंटिन्यूअसली इज इंक्रीजिंग, दैट इज पुटिंग ए चैलेंज ऑन द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड हार्वेस्टिंग. सो ये सब चैलेंज को देखते हुए आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है. और ये मैं कहूंगा, मेरे राय है, ये पहले से आनी चाहिए. 10 साल पहले आज आया, लेकिन इसको अभी मिशन मोड में लेके काम करने चाहिए हमें, और इसमें एक्सेलरेशन लानी चाहिए. सिमिलरली कैन वी डू आत्मनिर्भर ऑन एडिबल ऑयल? ये सवाल है मेरे. शुड बी वन इज आत्मनिर्भर फॉर आवर रिक्वायरमेंट, वन इज आत्मनिर्भर एंड क्रिएटिंग इकोनॉमी इन वर्ल्ड मार्केट. हम क्या करें, कौन सी चीज को आगे लेके चले, इसके ऊपर मैं अभी यही मैं रोकूंगा. अब मैं अपने साथी
बिलास शिंदे जी को मैं बुलाऊंगा, जो काफी सालों से एग्री सेक्टर में जुड़े हैं। एक जीता जागता ये प्रूफ है कि प्रोडक्शन ड्रिवन एग्रीकल्चर से डिमांड ड्रिवन एग्रीकल्चर क्या होता है, फार्म एग्रीगेटेड प्रोडक्शन क्या फायदा लाता है। तो उनसे हम जानना चाहेंगे। बिलास जी, स्वागत है आपकी। और जरा बताएं हमको कि इसमें क्या देखते हैं, डिमांड ड्रिवन एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन ड्रिवन एग्रीकल्चर क्या फर्क है, और एग्रीगेटेड प्रोडक्शन में क्या फायदा होता है। Thank you, Arvind Das sir and Mr. Chaudhary, also Mr. Piruz Khambata ji, and also all the participants. ठीक, आपने अभी जो पॉइंट्स रखा, मैं उसके साथ 100% सहमत हूँ कि आज जो इंडियन एग्रीकल्चर जो सिचुएशन है, हम लोग आई थिंक एक बड़े ट्रैप में हम लोग फंस चुके हैं। वन साइड हम लोग बात करते हैं कि India is the second largest fruit and vegetable growing country. We are the largest milk producing country. We are number one, number two in some cereal pulses. Cotton में भी we are number two. So बहुत सारे commodity में India is now producing big quantity, और we are leading the all the countries. अभी इसमें जो situation बनी है कि whatever the production we are making, this production is only for Indian market or for internal consumption or for the global market. हम लोग उसको देख रहे हैं। जो एक इंडिया की सिचुएशन थी 1960 की, कि हमारी जो पॉपुलेशन थी तब की अराउंड 40 करोड़ पॉपुलेशन थी, तो उनको जो रिक्वायर्ड फूड था, बेसिक फूड सीरियल पल्सेस, वो भी हम लोग ग्रो नहीं कर रहे थे। तो तब एक्चुअली जो था कि वो सप्लाई ड्रिवन एक जो कंट्री की पॉलिसी थी वो सही तरीके से थी। लेकिन आज जो है कि हर एक कम्युनिटी में हम लोग सरप्लस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हमारी एक सिचुएशन है। ऑयल सीड अगर छोड़ दे तो बाकी सब कम्युनिटी में हम लोग सरप्लस प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं। और उसमें एक्चुअली एज अ फार्मर वो कहाँ है, उसकी पोजीशन क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे क्रॉप में अगर हम लोग देखें तो फार्मर की जो हालत है कि वो जो भी क्रॉप ग्रो कर रहा है, जो भी कम्युनिटी है, वो लॉस मेकिंग है। वो कौन सी भी सीरियल हो, पल्सेस हो, ऑयल सीड हो, या फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो। तो इसमें जो एक मेजर जो गैप बना है लॉस मेकिंग का जो रीजन है कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो डॉट्स में कर रहे हैं। एज अ फार्मर मैं सिर्फ प्रोडक्शन की तरफ फोकस कर रहा हूँ। मैं ये समझ नहीं रहा हूँ कि एक्चुअली कंज्यूमर की नीड क्या है, कंज्यूमर किस तरफ जा रहा है, कंजम्पशन पैटर्न क्या चेंज हो रहा है, वो इंडियन मार्केट का हो या ग्लोबल मार्केट का क्या हो। और वो मैं एक्चुअली वो मेरी खुद की एक्चुअली वो समझ होनी चाहिए, या मैं खुद उसके लिए सोचूं। इस तरीके का वो फार्मर का जो माइंडसेट है वो मिसिंग है। मैं सिर्फ प्रोड्यूस कर रहा हूँ। जो एक मेजर चेंजेस आए हैं महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर में, जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स कुछ एरिया का हमारे जो पल्सेस सीरियल क्रॉप्स थे, बाजरा, ज्वार, ये मेजर हमारे सीरियल क्रॉप थे। उसके साथ कॉटन एक कुछ एरिया का विदर्भ मराठवाड़ा का एक मेजर क्रॉप रहा, वो आज भी है। और उसके साथ शुगर केन भी एक महाराष्ट्र का मेजर कैश क्रॉप था। लेकिन नासिक में अभी आप देखोगे, नासिक नगर जो एक मेजर हॉर्टिकल्चर बेल्ट बना है, तो पिछले 30 साल में यहाँ थोड़ा सा फार्मर का अप्रोच अलग रहा। उन्होंने एक सोचना चालू किया कि एग्जिस्टिंग क्रॉप में फिजिबिलिटी नहीं है, वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, वो शुगर केन जैसे इरिगेटेड क्रॉप हो या फिर बाकी जो बाजरा ज्वार से जैसे मेज जैसे सीरियल क्रॉप हो। तो हॉर्टिकल्चर की तरफ वो फार्मर जो वो होने लगे। और एक 90s के आसपास जो एक्सपोर्ट का एक शुरुआत हुई, तो आज अगर आप देखेंगे तो 30 साल में एक नासिक में जो मेजर चेंज हुआ है, हॉर्टिकल्चर का एक मेजर एक हब जैसे पूरे कंट्री में वो उभर कर आया है। और उसमें ग्रेप का मेजर वैल्यू चेन जो बना कि ग्रेप आज अगर सिर्फ नासिक डिस्ट्रिक्ट का आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का एक सिंगल क्रॉप से आज नासिक में एक ओवरऑल टर्नओवर हो रहा है। और ऑलमोस्ट 50,000 फार्मर्स जो आज ग्रेप नासिक में कर रहे हैं अराउंड 2 लाख एकड़ पे। तो उनका सबका एक इकोसिस्टम जो बना, एक क्लस्टर एक जो बना, और उसमें जो इकोसिस्टम की जहाँ प्रोडक्शन से लेके मार्केट तक का, तो उसका बेनिफिट डेफिनेटली फार्मर को मिल रहा है। आज ऑलमोस्ट इंडिया से जो भी मेजर फ्रूट वेजिटेबल एक्सपोर्ट हो रहा है, उसमें मेजर फ्रूट है ग्रेप और वेजिटेबल है ओनियन, और बोथ कमोडिटीज आर फ्रॉम नासिक।
तो इसमें जो रीजन रहा कि बाकी का एरिया से ये ऐसे कुछ डेवलपमेंट नहीं दिखा, नासिक में ही दिखा, तो उसका रीजन है कि नासिक में थोड़ा किसानों ने अलग तरीके से सोचना चालू किया। या एक मेरे को तो मैं आपको थोड़ा रोकूंगा सिंधे जी, यहाँ पे थोड़ा सवाल और थोड़ा सा गहरा से पूछूंगा आपको। जैसे मैं 1998 से 2002 तक नासिक में रहा है। उस टाइम ग्रेप इंडस्ट्री वाज ऑलमोस्ट गोइंग डाउन, राइट जैसे एक्सपोर्ट चालू हुआ। आज वही वही ग्रेप प्रोड्यूसर है, बट आज उन्होंने एक्सपोर्ट मार्केट, अब इंडिया नंबर 5 में है, इंडिया ग्रेप से नंबर 5 में है, चाइना नंबर 1 में है। ठीक है, हम करीब 4.2% हम ग्लोबल मार्केट को हम कंट्रीब्यूट करते हैं। आप जो एक्सपोर्ट करते हैं वही प्रोड्यूसर है, लेकिन आज ग्लोबल क्वालिटी पे ध्यान देते हैं। ग्लोबल में एक्सपोर्ट करना, यूएस यूरोप में उनकी स्टैंडर्ड, यूएस एफडीए यूरो स्टैंडर्ड्स आर वेरी हाई। सो ये जो बदलाव आया है, not only the entire best practices in farming, okay, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी को देखते हैं, डिमांड क्या, क्वालिटी की डिमांड हो रहा है, क्या स्टैंडर्ड्स की डिमांड हो रही है, इसमें आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या कैसे परिवर्तन आया और कैसे ये हम ग्लोबल मार्केट में पहुंच गए और आगे क्या करना है, 5 से नंबर 1 में जाने के लिए क्या करना चाहिए? यस, मैं उसी तरफ आ रहा था कि जो चेंज हुआ है उसका जो रीजन है कि मार्केट को समझना, वो नासिक के फार्मर ने सही तरीके से अंडरस्टैंड किया। आज यूरोपियन मार्केट की जो भी डिमांड है, अगर आप देखेंगे तो वहाँ कस्टमर बहुत वहाँ सेंसिटिव है, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर का एक अलग लेवल पे है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन अलग लेवल पे है। जो भी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड की बात हो या फिर पर्टिकुलर प्रोडक्ट रिलेटेड वैरायटी के टेस्ट की बात हो, उसके बाकी कैरेक्टर की बात हो, वो सही तरीके से जो समझने का काम नासिक के ग्रेप ग्रो ने किया, उसी वजह से आज ग्रेप का वॉल्यूम बढ़ा। India has reached a number 1 position in chili export. We do around $0.84 billion worth of chili export, and we are number 1 in jeera export, cumin seeds. 84.5% of the global requirement India meets. And उसके लिए जो जीरा प्रोड्यूसर हैं, जो राजस्थान के हैं, इन्होंने धीरे, मैं देखा हूं उनको, मेरे जुड़ने का है 2006 से उनके साथ जुड़ा हूं, उनसे बात होती है, बोलते सर हम तो ग्लोबल स्टैंडर्ड, अभी हमको पूछो हम तो उंगली में गिनती करा दे, यूएस एफडीए स्टैंडर्ड क्या है, यूरोप की स्टैंडर्ड क्या है, बाकी की क्या स्टैंडर्ड है, और बाकी जो कंट्री हमारे से कंपीट कर रहे हैं उनकी क्या दिक्कतें आ रही हैं, और क्या उनके क्रॉप में आज इस बार प्रॉब्लम है। हम उस हिसाब से ग्लोबल लेवल में हम कंपटीशन कर रहे हैं, और इससे जो 84% पहुंचा है, इसको करीब करीब 90% पहुंचाने तक हम दम नहीं लेंगे। इसमें उनकी ये जोर लगी है। उनका जो कहना है था, मेरे साथ बातचीत जो चला था, कि हमारा जो डायरेक्ट कनेक्ट होता है, हमको पूरी इंफॉर्मेशन मिलता है कि ग्लोबल को क्या रिक्वायरमेंट, क्या डिमांड है, नॉट क्वांटिटी, क्वालिटी की क्या डिमांड है। और फूड स्टैंडर्ड हर साल स्ट्रिक्टर हो जा रहे हैं, बहुत कठिनाई बनाए जा रहे हैं, क्योंकि फूड सेफ्टी के कारण। तो उसको कैसे अडॉप्ट किया जाए थ्रू प्रैक्टिसेस ऑफ cultivation and what kind of seed cultivation practices, harvesting practices, post harvest storages, handling, ये सब के ऊपर उनकी काफी नॉलेज है और आज की ग्लोबल स्टैंडर्ड तक पहुंच रहे हैं। थैंक यू अरविंद। आई डोंट सी एनी क्वेश्चंस कमिंग अप। खाली इसके ऊपर फिरोज भाई से एक सवाल पूछना चाहूंगा। जो आपने आत्मनिर्भर भारत की बात करी और विलास सिंधे जी ने बहुत ही बखूबी बताया कि नासिक में सीरियल क्रॉप्स से कैसे ग्रेप्स के ऊपर में वो तब्दीली करी और 17% एक्सपोर्ट भारत का वो आप मैनेज कर रहे हैं साइड पे, और वहाँ का ग्रेप्स भी और वहाँ की वाइन भी अब पूरे दुनिया में मशहूर हुई है। तो फिरोज भाई, वाकई में इस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, और जैसे अरविंद ने कहा कि मोर न्यूट्रिशन एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, वो हम कैसे इंश्योर करें, और जो 164 करोड़ हमारी पॉपुलेशन होगी 2050 तक, को कैसे प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जा सकें, इसके लिए टॉप 3 थिंग्स दैट वी मस्ट डू, आपके अनुसार हमें क्या करना है? पहले तो जो हमारा जो माइंडसेट है, फार्मर का जो माइंडसेट बना हुआ है, और देखो विलास जी तो थोड़े एडुकेटेड ऑर्गेनाइज फार्मर फाइंड कर रहे हैं, तो जो टिपिकल माइंडसेट ये रहा हुआ है कि हम लोग फार्मर है, हमको मंडी जाके हमारा माल बेच देना है, भले वो 2 रुपये बिके, गांव में 50 रुपये बिके। वो माइंडसेट एग्रीकल्चरिस्ट भी को चेंज करना पड़ेगा। एक टाइम था कि यंग लड़का आईआईटी में आता था, उसको जॉब चाहिए था, आईआईटी का जॉब 50 लाख का होता है। मैं आईआईटी में एक जुड़ा हूँ आईआईटी, अभी वो कहता है नहीं मेरे को 50 लाख का जॉब नहीं चाहिए, मैं खुद का कंपनी स्टार्ट करूंगा, भले नुकसान हो जाए, क्योंकि उसको भी एंटरप्रेन्योर बनना है, स्टार्टअप का भूत लगा हुआ है।
तो पहली बात है माइंडसेट कि आज का जो यंग फार्मर है, जो जानता है, जो 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 एनेबल्ड है, जिसको थोड़ा नॉलेज है, उसको पहले माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा कि भाई मंडी जाके मेरे को 2 रुपए का अनाज 3 रुपए नहीं बेचना है, मेरे को उसका 30 रुपए लेने की ट्राई मारनी। नंबर 2, जो मैं मानता हूं, हम जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, हमारा भी इसमें थोड़ा दोष है। हम लोग भी सोचते हैं मंदी चले जाए, मिडिल मैन से माल ले, कौन मगजमारी करेगा। वो हम लोग ऐसा सोचते थे चाइना से खरीद ले रहे, चाइना से खरीद ले रहे। आज ऐसा हो गया चाइना ने हमको बंद कर दिया। तो हमको भी थोड़ा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, फार्मर के साथ बैठ के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराना पड़ेगा, हमको टेक्नोलॉजी देना पड़ेगा, हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमको सीड्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मैकेनाइजेशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और हमको इसको ले जाना पड़ेगा। और थर्ड चीज है जो मैं पहले बोला हूं, हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं एक्सपोर्ट एग्री करके, हमको प्रोसेसिंग पे ही जोर देना है। और ये जो पूरे डिस्कशन में जो मैंने अरविंद दास जी को सुना, और जो पॉसिबली मेरे को सबसे बढ़िया लगा कि इन्होंने काफी एग्जाम्पल दिए हैं कि कैसे वैल्यू एडिशन से प्रॉपर करने से ज्यादा रियलाइजेशन हो सकता है। और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तो बहुत ही जरूरत है। न्यूट्रिशन, हेल्थ, फूड सिक्योरिटी और प्रोस्पेरिटी ऑफ द फार्मर, सबके लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है। तो वो इंडस्ट्रियलिस्टिक बना कर सकता है, हम लोग मिलके फार्मर को ये सिखा सकते हैं। तो ये कैसे किया जाए, ये थोड़ा मैं इसमें ऐसा समझाऊं ये मीटिंग। श्रेयस भाई, मैं कुछ बोलूं? जो आपके सवाल है, पीयूष भाई बहुत बहुत बढ़िया बोले आपने, सही सवाल किया। मेरा एक ये है कि कहना है, एक टैग हम बना ले मिशन मोड में, प्रोडक्शन ड्रिवन से डिमांड ड्रिवन में हम चले जाए फार्मिंग में, प्रोडक्शन ड्रिवन से डिमांड ड्रिवन चले जाए। अगर मैं बताऊं, अगर हमने पीयूष भाई जोड़े हैं फूड प्रोसेसिंग में सदियों से, मतलब डिकेड्स हो गए उनको, मैं 36 साल से जुड़ा हूं फूड प्रोसेसिंग में। हमने गवर्नमेंट से इतनी कोशिश करी, नहीं हुआ, क्योंकि हमारे जो है, हम जो वर्ल्ड के साथ देखते हैं, हमारे फार्म गेट प्राइस इज 2.5 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ फार्म गेट प्राइस अवाज, बिकॉज हमारी जो ग्रेड है वो हाई यील्डिंग प्रोसेसेबल ग्रेड नहीं है। हमारी जो सप्लाई चेन कॉस्ट है फार्म और फैक्ट्री के बीच में, उसमें काफी लॉसेस होती है, काफी सप्लाई चेन कॉस्ट बढ़ता है। तो जो यील्ड एंड प्रोसेसिंग हमारी जो पावर कॉस्ट है वो ज्यादा है। तो अगर हम देखा जाए, अगर हम जितनी वैल्यू एडिशन करें उतनी अच्छा है, उतनी मार्केट में हम प्ले कर सकते हैं इंडिया में, बाहर। तो इसके लिए फार्मर को जोड़ना पड़ेगा, और मतलब अपने माइंड सेट चेंज करनी पड़ेगी। मैं डिमांड ड्रिवन करूं काम, और जो डिमांड है उसमें जाऊं, और जो इंडस्ट्री का जोड़ूं, तो उसमें सारे को बेनिफिट है, मार्केट में कंज्यूमर को बेनिफिट है, क्योंकि अच्छे वैरायटी, अच्छे क्वालिटी की जो ग्रेप, अभी जो क्वालिटी हम खा रहे हैं, मच बेटर क्वालिटी देन व्हाट इट वाज 10 साल पहले जो था। अभी जैसे और एफपीओस बन रहे हैं, पर उनमें अभी तक ये एंटरप्रेन्योरशिप नहीं आई, तो वो सोच में बदलाव की जरूरत है कि हम एपीएमसी और एमएसपी पे नहीं लिमिट हो, उसके भी आगे सोचें। और यही सीआईआई करने की कोशिश कर रहा है। तो हमने उसमें 3 चीजें, पहला तो एक्सेस टू फाइनेंस, सरकार से बहुत फंड्स मिल रहे हैं, फिर भी सारे एफपीओ समझ नहीं पा रहे कि उसको कैसे लें, उसकी कॉस्ट कैसे कम हो, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस कैसे पूरी हो, कैसे डिजिटलाइजेशन, ई कॉमर्स की बात करी थी फिरोज भाई ने, उसके कैसे हम करें, लास्ट माइल कस्टमर कनेक्ट हमारा बन सके, उसके ऊपर जो काम आपने ऑलरेडी कर चुका, बाहर के आप रिटेलर्स के साथ आपने कनेक्ट किए हैं, ऐसे बाकी एफपीओस भी किस तरीके से करें, उसमें अभी देश को बहुत आगे जाने की जरूरत है, और उसमें सीआईआई अपना पूरा रोल निभाएगा। और तीसरा वो मार्केट लिंकेज, और उसके लिए प्राइमरी प्रोसेसिंग, स्टोरेज, उसके ऊपर भी हम काम करते रहेंगे। ऑलरेडी हमने गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के ऊपर में एक एक पायलट, एक एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर वो काम शुरू कर दिया है, और जो हमारी अगले वर्ष में लर्निंग होगी उसको फिर बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में अगले 3 वर्षों में रोल आउट करेंगे। इसी के साथ में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बदलाव की तरफ हम बढ़ चुके हैं, आप बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, एंड आई एम श्योर हमारे किसान भाई बहन और आने वाली पीढ़ी वापस से खेती के प्रति एक जोश के साथ, उनके साथ आगे बढ़ेगी। खाली लिमिट नहीं होंगे हम एमएसपी पे, जैसे फिरोज भाई बोले 2 रुपया नहीं देखना, 30 रुपया देखना है, इतना मार्जिन है फाइनल रिटेल लेवल पे, वो पूरी प्रोसेसिंग करनी है। खाली हमको ग्रेप देखने, अगर जरूरत है वाइन देखनी है या न्यूट्रिशन प्रोटीन देखना है, उस लेवल पे जहाँ पे जो भी कर सकते हैं वैल्यू एडिशन, सब हम उस दिशा में बढ़ते जाएंगे। And I'm sure collectively, the industry, the farmers, the government, we can really make it happen. So thank you once again to all of you and all the people listening here being. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी। थैंक यू चौधरी जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू पीयूष भाई।
Thank you, Arvinda. See you soon one of these days. Yeah, thank you, Suresh bhai. Thank you. We'll connect again. Yeah, thank